तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्ज हुआ है यानी कि राइज हुआ है इन गोल्ड इंपोर्ट्स एंड उसके पीछे का रीजन क्या है डिस्कस करेंगे। एंड गोपाल रत्न अवार्ड्स क्या होते हैं, किसे अवार्ड दिया गया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे बाय मींस ऑफ अ क्वेश्चन एज वेल। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक सोल्यूशन अब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट क्यों दी है, किस कॉन्टेक्स्ट में दी है। देन 50% कोटा लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कि ओबीसी वाली जो कैटेगरी है 27% रिजर्वेशन भी देनी है, तो 50% जो कोटा है उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट लॉज एंड ट्राइबल हाउसिंग, तो उसमें भी अब एक मुद्दा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना एंड फॉरेस्ट राइट्स के बीच में आ चुका है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया को सैंक्शन, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो सैंक्शन कर दिए हैं प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू डिजिटल इनिशिएटिव क्या है एंड ये डिजिटल इनिशिएटिव वर्कर्स को लेकर किस कॉन्टेक्स्ट में उल्टा पड़ सकता है आने वाले टाइम में। एंड शुगर आउटपुट हमारी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो डिस्कस करेंगे। एंड ट्रेड इंपैक्ट्स क्या रहे ऑफ क्लाइमेट एक्शन व्हेन इट कम्स टू COP30, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि अभी कल हमने डिस्कशन की थी कि इंडिया वांट्स कि एक सेपरेट फंड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। एंड इन एडिशन टू दैट अब क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर, तो प्रिंट रेट जो है वो हाइक कर दिए गए हैं फॉर न्यूज़पेपर मीडिया एडवर्टीजमेंट एंड एज ऑल, अगर आप देखो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए भी। तो डिजिटल अरेस्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक अपडेट दी है वो डिस्कस करेंगे। इंडिया रशिया के आपस में अब रिलेशंस क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि जो पुतिन है उनका भी इंडिया आना ड्यू है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीकर जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है अगर डिले कर रहे हैं अंडर द 10th शेड्यूल, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिमूविंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना, कि जहां पे हम बात कर रहे हैं डिफेक्शन की, उसके ऊपर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड स्पेसिफिकली स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में। एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर चीज को सामने रखा है, सामने बोला है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं 18 नवंबर 2025 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे वाया न्यूज इटसेल्फ, राइट। तो पहले आपकी न्यूज क्या कह रही है, फेस्टिव सर्ज इन गोल्ड इंपोर्ट्स ड्राइव्स द ट्रेड डेफिसिट टू 21.8 बिलियन। एक मेजर न्यूज है ये कि ट्रेड डेफिसिट का जो हमारा बैलेंस है वो 21.8 बिलियन डॉलर हो चुका है। एंड इसके पीछे का रीजन क्या क्या है, अब हम थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, राइट, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मेजरली क्योंकि इंडिया की मेजर मार्केट जो थी डायमंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो ऑन एंड सो नॉट, है ना, सारी चीजों को इंक्लूड करके यूएस से एक बिगेस्ट मार्केट इंडिया के लिए प्ले करती थी, जिसके ऊपर अब 50% टैरिफ लगाने के बाद जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डाउन आ गया था, एक मेजर पॉइंट। दूसरी चीज है कि गोल्ड की जो डिमांड थी एकदम से फेस्टिवल सीजन पे सिंस प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया था एंड एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखो तो गोल्ड की प्राइस सडनली सर्ज होती है एंड इंडिया में इतने फिजिकल गोल्ड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एज अ रिजल्ट गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ा इंडिया को एंड लोगों ने भर भर के इस बार सोना खरीदा है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंपोर्ट बिल के अंदर एडिशन हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है व्हेन इट कम्स टू द प्राइस ऑफ सिल्वर, जो आपके न्यूज ने यहां पर यही चीज बताई है, सिल्वर के प्राइसेस भी सडनली बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि ऑर्नामेंटल यूज तो है ही है प्लस इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, हम देखते हैं। तो इसके बाद आपको ये भी पता होगा, शायद मैंने बताया होगा कि ETA यानी कि फिजिकल जो सिल्वर है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, सरकार ने वो भी बंद कर दी थी कि अगर आप लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको ये लग रहा था कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, अगेन फिजिकल गोल्ड की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर तो थी नहीं, उसकी वजह से भी इंपोर्ट करना पड़ा, इंपोर्ट का बिल और ज्यादा बढ़ के हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल टुगेदर अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर वाले पर्सपेक्टिव को छोड़ दें, बाकी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया है, इंपोर्ट का लेवल कम रहा, बट गोल्ड एंड इवन की जो सिल्वर है सिंस फेस्टिवल था लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके ऊपर खर्चा भी किया है। ऑल दो लोग खाने पीने के उतने शौकीन जो है वो नहीं रहे हैं विद द बास्केट विच वी हैव करंटली CPI के बेसिस पे, है ना, या इवन की जो लोग हैं वो अब इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते क्योंकि वॉलिटिलिटी मार्केट में ज्यादा है। तो मतलब वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे गोल्ड एंड सिल्वर पे उन्होंने इस बार पैसा लगाया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ऑल टुगेदर 21.8 बिलियन डॉलर हो चुका है, ठीक है। कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स अक्टूबर स्टूड कितने थे, 72.9 बिलियन, ठीक है। देन डाउन मार्जिनली फ्रॉम 73.4 बिलियन इन अक्टूबर लास्ट ईयर, हल्के से अक्टूबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब इन्होंने कंपैरिजन किया पिछले साल से थोड़ा सा डाउन हमारा मार्केट अभी जाता हुआ नजर आ रहा है कि टोटल इंपोर्ट जो है वो 94.7 बिलियन हो गए अक्टूबर में इस साल में, जो कि पिछले साल 82.4 बिलियन इन अक्टूबर 2024 थे। तो हमारा टोटल अगर आप देखो 21.8 बिलियन का जो है वो अब ट्रेड डेफिसिट नजर आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या है, हमें देखने को मिलता है कि जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट जो है वो आप उतना
उतना नहीं कर पा रहे हो तो जो आपका माइनस में नेगेटिव नजर आता है तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अगर यही अमाउंट जो है हमारी प्लस में नजर आए तो उसको हम ट्रेड सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हेन एन इंडिविजुअल बाइज फॉरेन गुड्स दिस स्पेंडिंग इज नोन एज, पहली स्टेटमेंट है इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट मार्केट, देन लीकेजेस फ्रॉम द इकोनॉमी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, लीकेजेस इन द इकोनॉमी। फॉरेन गुड्स की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल अगर फॉरेन गुड्स में इन्वेस्ट करता है या उसमें पैसा लगाता है तो फॉरेन गुड्स जो है वो अब कंपनी कौन सी हुई? फॉरेन कंपनी हुई, मतलब किसी और कंट्री की कंपनी हुई, तभी वो फॉरेन गुड्स हम बोल रहे हैं। उन्हीं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कोई भी अब लोकल व्यक्ति अगर पैसा खर्च करता है तो वो उस फॉरेन कंपनी की इनकम हुई। ठीक है, हमारी खुद की कंट्री की जो अगर आप ऑल टुगेदर इकोनॉमी लगा रहे हो वहां से तो एक तरह से क्या हुआ? वो लीकेज हुआ ना, है ना, कि यहाँ का पैसा जो है वो वाली कंपनी कमा कर जा रही है जस्ट बिकॉज कि उनके गुड्स जो है वो इंडियन मार्केट्स में अभी नहीं है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग ना, मैंने आपको शायद एग्जांपल टाइम एंड अगेन दिया है विद रिस्पेक्ट टू कार्स जो कि यूरोपियन यूनियन से इंडिया की तरफ आते हैं कि उसके ऊपर इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी क्यों चार्ज होती है कि ऑलमोस्ट 2 या 2.5 गुना उसका गाड़ी का प्राइस हो जाता है। कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हम देखते हैं BMW एंड मेजर कंपनीज, यूरोप में जाओगे तो वो कार्स की प्राइस जो है विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन करेंसी कितनी होती है? 15-20 लाख 25 लाख तक की जाती है वो, बट इंडिया में आते आते वो 50 लाख की हो जाती है, 60 लाख की हो जाती है। रीजन यही है कि इंडियन गुड्स जो है या इवन इंडियन मार्केट LPG रिफॉर्म्स के बाद भी वाया इंपोर्ट, जो इंपोर्ट आपकी ड्यूटी है, बहुत सारे गुड्स को एट द नेशनल मार्केट नहीं खेलने देते हैं ओपनली। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि हमारे पास जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर आते हैं तो वो या तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं कि नॉर्मल इंसान उनको ना खरीद पाए। ठीक है, ये दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमारे खुद के डोमेस्टिक गुड्स हैं वो कंपटीशन लेवल पे इतना ज्यादा कंपीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सरकार इस तरीके से रेगुलेट करने की भी कोशिश करती है। क्यों? ताकि लीकेजेस इकोनॉमी से ना हो पाए, यानी कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो दूसरे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो सरकार के पास तो क्या बचा? इंजेक्शन इन द इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड मींस कि आप पैसा इंजेक्ट कर रहे हो मार्केट में, मतलब या तो इंडियन व्यक्ति इंडियन मार्केट से ही, तभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की इन्वेस्टमेंट है या स्वदेशी का कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखोगे, कल के शायद न्यूज़पेपर में था कि स्वदेशी के ऊपर अर्ज कर रहे हैं, इवन सुबह के न्यूज़पेपर में भी हो सकता है कि स्वदेशी के ऊपर यहाँ पर सरकार बोल रही है वापस से स्विच करो। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है कि सरकार ने GDP को दिखाने के लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट लेवल की वजह से क्या किया? इंजेक्शन किया मार्केट में। जितनी सारी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च हो रही हैं, सरकार खुला यहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, ऑल्दो बोरो करके खर्च कर रही है, वो क्या है? एक तरह से इंजेक्शन इन द इकोनॉमी है ताकि जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर बढ़ सके, इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपीट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को फुलफिल कर सके। तो उससे क्या होगा? जो पैसा फॉरेन गुड्स के ऊपर लग रहा था वो इंडियन गुड्स में ही रहे या आपस में ही अपनी इकोनॉमी को हम बेटर बना सके। ठीक है, कि हमारे आपस में जो लोग हैं या इंडियन पीपल हैं, दे आर सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, जिनकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है जो कि अब दूसरी कंट्री को जो है हमारे ऊपर डिपेंड हो सके, ना कि हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर डिपेंड हो सके। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स अगर आप गुड्स के अपैरल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो जनरली, है ना, वो कहाँ से? बांग्लादेश से, मेड इन इंडिया ही होते हैं। कंपनी का टैग जो है वो USA की कंपनी होती है, कोई भी डेवलप कंट्री का ऐसे टैग लग के आता है। उसके पीछे का यही रीजन है कि उनकी R&D इतनी अच्छी है, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है, उनके वर्क एथिक्स इतने बेटर हैं कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को या मीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सीधी सी बात है। तो इंजेक्शन इन द इकोनॉमी जो सरकार अभी कर रही है, एक्सचेंज रेट इन द मार्केट क्या होता है? डेली बेसिस पे जो रेट ऑफ मार्केट चलता होता है, जैसे गोल्ड का रेट आज ये है, या इवन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस पे आप जो देखते हो कि आज क्या रेट है, दूसरा क्या रेट है, थोड़ा टाइम बाद क्या रेट है, वो एक्सचेंज रेट मार्केट में होता है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है कि जब हम किसी और के प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वी वांट टू पार्ट ऑफ इट, वी वांट टू बी अ शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, या किसी कंपनी की जब आप स्टेक्स को बाय करते हो, दैट इज योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड अगर वो फॉरेन कंपनी से आए तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, लीकेजेस इन द इकोनॉमी, जब एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में पैसा जा रहा हो। ठीक है, सीधी सी ये बात है आपकी। देन सेंटर अनाउंसेस गोपाल रत्न अवार्ड्स। तो अब इस साल के जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है वो अब यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने रिलीज किए हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो गोपाल रत्न अवार्ड है, इनके पीछे का आइडिया कि डेयरिंग सेक्टर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में, मेनली दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, उसके बेसिस पे जो अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं हर साल। ठीक है, तो अब इस बार जो मीना नागड़ी जो क्रिशोल पकड़ा है, अब वो वायनाड केरला से, उनको अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट कैटेगरी ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। सेकंड है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन से अगर हम देखें, विजयलता हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बेस्ट फार्मर एंड कुल्हा उदपक सहकारी समिति उधम नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर,
उत्तराखंड फॉर द बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अगर आप देखो डेयरिंग सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोपाल रत्न अवार्ड्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन कॉन्फरिंग द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड सिंस 2014। सेकेंड, इट consists of a certificate of merit, a memento and a monetary prize of rupees 5 lakh for the first prize winner. Which of the statements above are correct? अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर ही स्टार्ट किया गया था एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो 2014 में ही लॉन्च हुआ था, बट जो अवार्ड्स हैं वो 2021 के आसपास देने शुरू हुए थे, ठीक है। कि 2021 के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी यहाँ तक सही है, बट जहाँ पर साल आ गया 2021 का साल आएगा। 2021 से जो है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, एनुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर ये कवर किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि फर्स्ट प्राइज विनर अंडर 2 कैटेगरीज जो है निकाली जाती है। डिफरेंट कैटेगरीज में जो मेजर 2 कैटेगरीज हैं, अगर आप देखो जो फर्स्ट प्राइज है उसके अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट, मोमेंटो, प्राइज लैक ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर द फर्स्ट प्राइज विनर। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सेकंड वाले को क्या मिलते हैं 3 लाख रुपीज, थर्ड वाले को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्पेशल अवार्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए स्पेसिफिकली दिया यहाँ पर जाता है। तो 2021 के अंदर सरकार ने इसको शुरू किया था, 2014 के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ये कवर किया जाता है, जो कि इंडिजिनस बोवाइन जो ब्रीड्स हैं उनको प्रिजर्व करने की भी बात करता है, ठीक है। बोवाइन यानी कि हमारी जो मवेशियों की जब हम बात कर रहे हैं, पशु मवेशी की बात करते हैं, उन्हीं को इंडिजिनस जो बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। देन सुप्रीम कोर्ट सेज पेरिनियल ग्रैप इज नॉट आंसर टू दिल्ली एयर पोल्यूशन। तो अब हमारे पास पता है कि ग्रैप पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हम इसको बोलते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द दिल्ली एनसीआर रीजन। जब भी ये विंटर्स का टाइम आता है, इवन की ये एयर पोल्यूशन का जो इशू है दिल्ली के अंदर एनसीआर वाले रीजन के अंदर स्पेसिफिकली चलता है। एंड दिवाली के आसपास, इवन ठंड के टाइम के आसपास हमें पता है कि स्मॉग वाला इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि जो ग्रैप है इसके बेसिस पे क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको ऑप्शन दी जाती है कि एयर हमारे जो क्वालिटी है उसके बेसिस पे क्या सिचुएशन है, स्टेज 1 2 3 4, उसी के बेसिस पे जो है सरकार के सीपीसी भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जारी करती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब ग्रैप का ना जो थर्ड आप कह सकते हो स्टेज, उसको आज या कल में अप्लाई किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल जो कि हैवी व्हीकल्स होंगे, जो कि अब या तो ट्रेड पर्पसेस के लिए आ रहे हैं या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को दिल्ली के अंदर अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो वी परमिटेड इट अर्लियर, ग्रैप का जो आइडिया अगर आप देखो कि हर साल आप इसको थोड़े टाइम के लिए अगर एप्लीकेबल करते हो, दिस इज नॉट फीजिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट फीजिबल। क्यों? क्योंकि अब ग्रैप की जो अब प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप स्टेज 3 या 4 पे भी पहुंच जाते हो तो इस टाइम पे क्या होता है कि लोगों को घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसे तो नहीं आप बिल्कुल बंद कर दोगे सब कुछ, कि घर से लोगों का अगर बाहर निकलना बंद हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, जो पेरेंट्स हैं इवन की जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो भी अब बाहर जाकर काम नहीं कर पाएंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट तक की हियरिंग्स रुक जाएंगी। ऑल्दो हम वर्चुअली कर सकते हैं बट गाड़ियां तो सेंस यूज नहीं कर सकते आप, तो आप सुप्रीम कोर्ट का बाकियों के लोगों को तो आना ही पड़ेगा ना। तो जो स्टाफ मेंबर्स अगर वही एप्लीकेबल नहीं होंगे तो क्या फायदा। तो ग्रैप रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे या जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये तो अभी तक ऑब्सोलीट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो वो उन्होंने ये बोला कि हम लोग तो चलो वर्चुअली काम चला लेंगे, बट वो लेबर जिनको डेली काम करना है या जिनका काम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर है या ऑन साइट जिनका काम होना बहुत जरूरी है, वो किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे या उनका कैसे पेट पालना यहाँ पर जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो हमें इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि हम किसी का नुकसान ना कर पाए, बल्कि स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बोला ग्रैप जो है इट इज ऑब्सोलीट अभी के हिसाब से, कि कोई और प्रोसेसेस को हमें डिवाइस करना पड़ेगा जिससे जो दिनचर्या है वो ना कम हो, ठीक है, या वो खराब ना हो। उसके अलावा अभी मैंने बोला था कि स्टबल फार्मिंग के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन पेंडिंग है, सिंस वो भी पेंडिंग है। तो कल मैंने आपसे शायद ये डिस्कस किया था, तो आज उन्होंने यही बोला कि इवन जो एमिकस क्यूरे है, एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि एक थर्ड ऐसी न्यूट्रल पार्टी है जो कि ओपिनियन दे सकती है जो बेंच बैठा हुआ है उनको, कि उनका यहाँ पर एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर लेवल के अंदर। तो एमिकस क्यूरे जो है वो जज को यहाँ पर या बेंच को बता सकते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है ना, कि उसी के बेसिस पे कंसिडरेशन में लेकर सारी चीजों को डिसाइड किया जाएगा। तो उन्होंने यही बोला एमिकस क्यूरे ने कि 2000 करोड़ रुपीस हरियाणा एंड पंजाब की स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि वो पराली को ना जलाएं, ठीक है, कि इसी तरीके से मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी उनको वहां पर पहुंचाई गई थी। एंड उन्होंने बोला कि पराली जलाने वाला मुद्दा पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था इतना ज्यादा, ये 5-6 साल से ये इशू ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टर हार्वेस्ट पीरियड के ऊपर शिफ्ट हो गए,
ठीक है, कि जस्ट बिकॉज हम जल्दी जल्दी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं कि हमने जो अब राइस का सोइंग से हार्वेस्टिंग पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली 110-120 दिन का कर दिया है, ठीक है, हम उससे भी और कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम प्रेशर डालते हैं फार्मर्स के ऊपर कि उनको दोबारा से जो सोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज तो है ही, बाकी हमने जो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से बोला मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इसको फॉलो करो। बट इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, फार्मर्स जल्दी जल्दी से जो पराली है उसको पहले डिस्पोज ऑफ प्रॉपर तरीके से करते थे क्योंकि उनके पास खुला टाइम होता था, ठीक है, उसको सेटल करने का, तो स्टबल बर्निंग का इशू भी नजर नहीं आता था। तो अब हम जल्दबाजी कर रहे हैं बहुत चीजों को लेकर, इसलिए फार्मर्स जल्दी से वो स्टबल को कलेक्ट करते हैं, उसको जला देते हैं, जिस वजह से मुद्दा नजर आता है। तो उन्होंने बोला कि इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि शुरू कहां से हुआ, है ना, तो इतनी जल्दबाजी ना करते हुए हम धीरे धीरे वी कैन टेक द प्रोसेसेस वेरी स्लो, नॉट वेरी स्लो बट इन अलाइनमेंट विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो, बट इतना भी ज्यादा हम तेजी से वो चीजों को ना अपनाएं कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेस देन 250 माइक्रोग्राम्स बट मोर देन 120 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब फॉल्स अंडर द मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है ग्रैप वाज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2016। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो आपको यहां पे पूछा गया है 120 से ज्यादा एंड 250 से कम, ठीक है, 120 से ज्यादा 250 से कम। 121 से 250 के बीच में आपका जो कैटेगरी है वो वेरी पुअर आ जाते हैं। आपके क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला, मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी। मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी आपकी आती है जब आपके 61 से 120 माइक्रोमीटर पर मीटर क्यूब आपका ये लिमिट रहती है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की, और पार्टिकुलेट मैटर 10 की अगर आप देखोगे दैट इज 101 से 350, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारा एंटी पोल्यूशन प्लान या जिसको हम ग्रैप भी बोलते हैं उसकी डिटेल्स है, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, एक बार जैसे इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं पता किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन एपेक्स कोर्ट्स वांट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन 50% कोटा लिमिट। तब उन्होंने यही बोला कि महाराष्ट्र के जो असेंबली के इलेक्शंस हैं, एंड असेंबली के भी नहीं, सॉरी, लोकल इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, हमने शायद पहले डिस्कस किया था कि वो डिले होते जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें नहीं बताया है। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंचती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही चीज बोली कि हम लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा सकते क्योंकि हमारे पास इन द डिसीजन ऑफ के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आपने नॉट के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हमारे पास सामने आया था उसके बेसिस पे आपने हमें बोला था कि रेफर करो to the particular report that is JK Banthia Commission report, ठीक है। इस रिपोर्ट को आपने हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, या हमें, मी बीइंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हियर, ठीक है, कि आपने मुझे ये चीज बोली थी कि जेके बांथिया जो कमीशन रिपोर्ट है आप उसको फॉलो करो और इसके बेसिस पे जो आपको लगता है सही उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब जेके बांथाई जो हमारे पास कमीशन रिपोर्ट है, इन्होंने एक्सप्लिसिटली ये बोला था कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब ना आपने उन्हें बोला कि हाँ 27% अगर हो जाता है तो हमारा जो ओवरऑल, अगर हम इस कमीशन की रिपोर्ट को कंसिडर भी करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास जो अब रिजर्वेशन है, हम बाकियों को भी कम तो नहीं कर सकते, इनकी अगर बढ़ा भी देते हैं तो ओवरऑल जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है अराउंड 75% चला जाएगा, ठीक है, 75% चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो कि कैपिंग तो टोटल 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती फॉर रिजर्वेशन, तो यहाँ पर इस वजह से हम जो ये कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने यही चीज़ को बोला कि आपको, चलो हमने बोला तो था कि जो हमारी जेके बांथाई जो कमीशन की रिपोर्ट है मे बी देयर इज अ ग्लिच, नॉट ओनली अ ग्लिच, उन्होंने ये चीज़ बोली कि वी नीड टू रिकंसिडर द फैक्ट कि हम जो ओवरऑल हमारी जो रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट एक्सीड 50% इन एनी सिनेरियो, कि जो अब जो कमीशन की रिपोर्ट है इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है, एंड इसी के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन को रिजर्व कर लिया है। डिसीजन इज येट टू बी गिवन, बट उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि जो हमारे जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस है फॉर लोकल बॉडीज ऑल्सो वो भी डिले हों, क्योंकि इतना टाइम से ऑलरेडी डिले चल रहा है। तो इसी वजह से हमने इनिशियली आपको जो ये कमीशन की रिपोर्ट है उसको रेफर करने के लिए बोल दिया था कि ताकि जल्दी से इलेक्शन हो सके, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस में डिलेज ना आए, बट वी थिंक कि वी नीड टू रिविजिट दिस, है ना। तो अभी उन्होंने रिजर्व कर लिया, उन्होंने मैटर को जो सबजुडाइज यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। बांथिया पैनल की जो रिपोर्ट है स्टिल सबजुडाइज है, एंड देन इट पोस्टेड द केस फॉर फर्दर हियरिंग ऑन वेडनेसडे। तो अब ये सबजुडाइज का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि जो मैटर है इट हैज बीन रिजर्व्ड बाय द कोर्ट, एंड इस पे अभी कोई ओपन कमेंटिंग ना हो तो वो बेटर है।
ठीक है, कि ओपन कमेंटिंग इसके बारे में अभी ना हो या डिस्कशन इसके बारे में बाहर ना हो, ठीक है, तो यही ज़्यादा चीज़ प्रेफरेबल है, तो इसको हम सब जुडाइस बोलते हैं, ठीक है, कि जुडिशियल अभी जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंडर ये चल रहा है, तो अभी इसके बारे में कोई ऐसे ओपनली राय ना दे या ओपनली इसके बारे में कमेंटिंग ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल से आपकी बात थी। तो अब आपका एक रिवीजन क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, मैं देखती हूँ मेरे जो शुरू से जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं क्या वो इसका आंसर सही से दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। मोहिनी जैन केस स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन, उन्नी कृष्णन केस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स केस 25% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। केस लॉज हैं एंड साथ में क्या क्या वो रेफर करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये सारी की सारी आपको याद होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं एंड मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल लिटरली चेंज भी नहीं किया आज तो, ठीक है, इवन ऑप्शन ज़्यादा से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ओनली वन पेयर इसका करेक्टली मैच, दैट इज योर ऑप्शन नंबर, या आप कह सकते हो दैट इज योर थर्ड स्टेटमेंट, कि सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स का जो केस था उन्होंने मैंडेटोरली ये चीज़ को बोला था कि अब आपको 25% जो रिजर्वेशन है फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स मैंडेटरी रखनी पड़ेंगी इन प्राइवेट स्कूल्स। मोहिनी जैन केस ने आपका स्पेसिफिकली एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट बोला था, उन्नी कृष्णन केस ने यहाँ पर प्रोवाइड किया था स्टेट की ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। तो आपकी तरह से रिवीजन हो गई है, गो थ्रू दिस आंसर वंस अगेन। देन आपका सेंटर रिव्यूइंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन फॉरेस्ट लॉज एंड ट्राइबल हाउसिंग सेज मिनिस्टर, तो सुप्रीम कोर्ट की ना ये रूलिंग आई थी, यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि ट्राइबल्स को लेके आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हो, वी वेरी वेल यू नो वेलकम दोज डिसीजंस, बट आपने ये बोला होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं जो कि एक तरह का क्लैश दिखा रहे हैं बिटवीन फॉरेस्ट राइट्स एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप जो सरकार यहाँ पर स्कीम्स को लॉन्च कर रही है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि मेजर नंबर ऑफ केसेस जो उनको देखने में मिले हैं कि जो लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत या इवन आवास योजना के तहत अगर कोई भी जगह मिल गई है फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर तो वहाँ पर उसी घर को यूज़ करते हुए फॉरेस्ट लैंड के ऊपर वो घरों को कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस जगह के फॉरेस्ट राइट्स उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं कि स्कीम्स के अंडर जो उनको घर प्रोवाइड किए जाने चाहिए वो तो नॉर्मल जगह पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही ना, तो फॉरेस्ट राइट्स अगर उनके पास है, उनकी ज़मीन अगर उनसे इन एनी केस एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाएगा फॉर क्लियरिंग पर्पसेज या इवन फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेज तो उनके अकॉर्डिंगली उनको वो राइट भी दिए जाएंगे, है ना। तो अब वही प्रॉपर्टी को या उसी फॉरेस्ट वाली जगह को यूज़ करके वहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन करना इवन वो फॉरेस्ट के लिए भी बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, इकोनॉमिकली का इकोलॉजिकली भी वाइबल नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि सरकार जो है दे शुड लुक इनटू दिस कि दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको खत्म किया जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल चीज़ें, ठीक है, कि आप उन जगहों को मैप आउट कीजिए जहाँ पे ये सिचुएशन अराइज हुई है और लोगों को प्लीज़ एनलाइटन कीजिए कि आप दो दो जगहों पे या एक ही जगह पे ऐसे घर जो है सरकारी घर लेकर नहीं बना सकते, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स है कि सरकार जो है इन एनी केस अगर डेवलपमेंट अगर आप करते भी हो इस चीज़ को अगर एड्रेस नहीं भी किया जाता है इन जनरल अगर हम बात भी करते हैं तो फॉरेस्ट राइट्स होते हुए भी सरकार आपकी जगह तो इंक्रोच कर ही सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे सरकार को भी लॉस होगा कि सरकार ने ही वो जगह प्रोवाइड की, वहीं पे वहाँ उनका घर बन गया, वापस सरकार जो है उनको पैसा दे रही है फॉरेस्ट राइट्स के मद्देनजर रखते हुए, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो अब ज़रूरी है ख़त्म करना एट द एंड, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि अंडर द प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जो कवरेज है अक्रॉस द कंट्री होती है एज अ मीन्स टू आइडेंटिफाई कि हैबिटेशंस, विलेजेस, कम्युनिटीज, एसटीज की क्या है एंड कैसे उनको सैचुरेट किया जा सकता है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि टैप वाटर सप्लाई हो गया, पाइप वाटर हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया एंड गवर्नमेंट सैंक्शनड हाउसिंग अंडर द पीएम आवास। तो उन्होंने बोला कि फर्दर हमारे पास जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है, पीएम जनमन भी है हमारे पास एंड इवन के डचगुआ वैसे मैं इसको प्रोनाउंस करती हूँ कि उसकी इंटरवेंशन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना फॉरेस्ट राइट जो होल्डर्स हैं एंड प्लान करना एंटरप्रेन्योरियल इंटरवेंशन फॉर देम इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट अंडर द स्कीम। तो उन्होंने ये बोला कि एफआरए टाइटल होल्डर्स एंड देन ब्रिंग द बेनिफिट्स टू देम, ठीक है, कि एफआरए जो है उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है बट उसके बाद भी उनको आप एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ने के लिए बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कीजिए। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को आप प्लीज़ यहाँ पर इंटरवीन
या इंटरवीन भी क्या, ओवरलैप ना होने दोनों की दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पक्का हाउसेज की कोई भी परमिशन जो है यहाँ पर घर फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर सरकार ने नहीं दी है, कि आवास योजना का यहाँ पर एक तो चलो मिसयूज तो हो ही रहा है, बट ये डबल जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे स्पेसिफिक रीजन के अंदर अगर आप देखोगे कि ट्राइबल पीपल आर कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, दैट मीन्स प्रधानमंत्री, जो मैं दजगुआ यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही थी, धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान, उत्कर्ष अभियान। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2024, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो अब आपको मैंने न्यूज़ में जो है एक हिंट तो इसके बारे में दे ही दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट, A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स वैसे तो करेक्ट हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब मैंने बात की तो यहाँ पर हमने अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट भी नहीं हुए, मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के वे में आपको क्या बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई थी। मैं दोबारा आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ से पढ़ी थी मैंने वो न्यूज़, ठीक है। FRA टाइटल होल्डर्स एंड ब्रिंग बेनिफिट्स टू देम, ठीक है, फॉर एंटरप्रेन्योरियल इंटरवेंशंस फॉर देम एज वेल, है ना। तो ये स्पेसिफिक चीज़ मैंने आपको पढ़ी थी, वो तो तभी हो पाएगी ना कि अगर आप ट्राइबल लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करोगे। इन्वेस्टमेंट सरकार या तो बाय मीन्स ऑफ लोन्स प्रोवाइड करेगी ईजी इंटरेस्ट रेट पे, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ें चलती जा रही हैं। तो यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, एंड 2024 के अंदर ये लॉन्च की गई थी। एंड ऑल टुगेदर अगर आप देखो लॉन्च ऑफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था। अगर आप देखो इसके इंक्लूजन्स को, जो धरती आबा अभियान के अंडर कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई थी, आइडेंटिटी एंड वेलफेयर, जिसके अकॉर्डिंगली आधार, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाने की बात की जा रही है। हेल्थ में आयुष्मान के साथ उसको आपस में अब आप कह सकते हो कोलैबोरेट करने की बात की जा रही है। इम्यूनाइजेशन जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इवन कि ना मैं आपको एक चीज़ अपडेट दे रही हूँ, एक बार उसको पढ़ लेना, कि सिकल सेल एंड स्पेसिफिकली अनीमिया जो है उसके लिए भी कैंपेन सरकार ने लॉन्च की थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, उसके अंदर जनधन अकाउंट्स, किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान, इसको अब आपस में उसके साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। होप द आंसर इज क्लियर। देन अब आपकी जो न्यूज़ क्या कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओके 7172 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर अब क्या है कि डेवलप किया जा रहा है ना। डेवलप किसको किया जा रहा है कि चिप्स की प्रोडक्शन हो सके, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर अब शुरू किए जा सके, ताकि इंडिया जो है वो इंपोर्ट अपना बिल जो है कम करता जाए टाइम एंड अगेन। तो इसको जो है ना, आप अगर आप लिंकेज ड्रॉ करना चाहो तो प्लीज इस चीज को भी इंक्लूड करना कि क्रिटिकल एलिमेंट्स को लेकर, 4 क्रिटिकल एलिमेंट्स, कौन से 4 क्रिटिकल एलिमेंट्स है मुझे जल्दी से बताओ कॉमेंट बॉक्स के अंदर। उन्हीं 4 क्रिटिकल एलिमेंट्स को लेकर अब सरकार ने क्या किया है, ईज आउट किए हैं प्रोसेसेस। रॉयल्टी के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं और कम कर दिए हैं, बेस्ड ऑन प्योरिटी कर दिया गया है उसको, सारा का सारा प्रोसेस जो है चेंज कर दिया गया है, ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करें एंड इंडिया प्रोडक्शन वाले सेक्टर के अंदर शिफ्ट किया जा सके। तो वहाँ से आप उसकी लिंकेज ड्रॉ कर सकते हो। एंड अब उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स इसको लॉन्च किया जा रहा है, दैट मीन्स कि इंडिया सोलली वांट्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर ही रहे। द न्यू डिजिटल इनिशिएटिव एम्स डीयूनियनाइजिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एलिजिस फेडरेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, वर्कर्स को लेकर स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल, क्या नाम है उसका, कि लेबर चौक पोर्टल को एंड ऐप को इस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्या बेसिक आइडिया है उनका कि अब जो भी लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको अब प्रोवाइड किया जाना चाहिए बाय रजिस्टर्ड लेबर। क्या होगा, सरकार तो एक तरह से डेटा कलेक्ट कर रही है ना, डेटा कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर की बात करती है। तो ऑन द अदर हैंड फेडरेशन ने बोला कि ऐसा कोई भी इनिशिएटिव अगर लॉन्च हुआ है कि हम यूनियंस को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, जस्ट आप हमारे ऊपर सर्वेलेंस को बढ़ाते जा रहे हो, डेटा को सरकार कलेक्ट करती जा रही है। बट अगर आप कोई भी स्कीम को लॉन्च करते भी हो, ठीक है, सिंस हम यूनियन वालों को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, हम आगे वर्कर्स को भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे एंड ऑल टुगेदर इन दी एंड फायदा किसका हो रहा है, सरकार का हो रहा है। तो क्योंकि अगर सरकार जो है ओपनली किसी को बताएगी नहीं इसके बारे में कि अगर वो इनिशिएटिव या वो जो पैसा उसके ऊपर इंसेंटिव लगा भी रही है तो वो किसको जाएगा, ठीक है। या जो आप नए नए सेस यहाँ पर लगाते जा रहे हो, टैक्सेस लगाते जा रहे हो फॉर द लेबर्स, तो वो पैसे जब तक उन तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्या हो रहा है, ये वेस्टेज ही की जा रही है, ठीक है। एक सिंपल सी न्यूज़ आपकी ये कह रही थी। देन शुगर आउटपुट राइजेस 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर जो है आप देखोगे कि अब जो मिल्स हैं वो इंडिया की शुगर प्रोडक्शन जो है गैदर्ड पेस विद मिल्स प्रोड्यूसिंग 1.05 जो मीट्रिक टन ऑफ शुगर
MMT of sugar since 2025-26 season began on October 1st। तो लास्ट के अकॉर्डिंगली इस बार जो हमारे पास है 48% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है। नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की ये रिपोर्ट आई है, या उनकी स्टेटमेंट की तरफ से जारी हुई है। देन ट्रेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन फ्लैग्ड एट COP30। तो अब कल तक तो ये एक फंड की बात हो रही थी कि अब डेवलपिंग कंट्रीज उसको ज़्यादातर यूज़ करें। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हर साल आपस में जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके बाद उन्होंने बोला कि समिट तो चलो हर साल होता ही है, बट उससे पहले, समिट से पहले, या इवन कि ड्यूरिंग द समिट ऑल्सो द कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड दे शुड टॉक अबाउट के एक्चुअली में जो हमारे प्लान्स हैं, या जो हमारे 5 साल के भी हम प्लान्स ले आउट करते हैं, जो हम ग्लोबल प्लेजेस भी लेते हैं, उसके अंदर हमने कितना ज़्यादा ऐड ऑन किया है हर साल। नॉट ओनली हम 5 साल के बाद उस चीज़ को अपडेट ना करें, हर साल उसके बारे में अपडेशंस लेते रहें कि एक्चुअली में हम अब कहाँ से फाइनेंसिंग ले रहे हैं, कितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च हुए हैं, उसके अंदर हमने जो हमारा प्रपोज प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हमने कितना अचीव किया, कितना कम अचीव किया, कि एक्चुअली में हमें 2027-28 का जो प्लान है अभी से ही ले आउट करना शुरू करना चाहिए। तभी उसके बाद ही हम इस चीज़ को कैरी आउट कर पाएंगे एंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से नेशंस एक्चुअली में मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पर CO2 की कर रहे हैं, या कार्बन एमिशन जो है वो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके नाम पर सिर्फ बिल फटता है, डेवलप्ड नेशंस आर द वन जो कि अब मेजरली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या इवन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को अभी भी कैरी आउट कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास R&D यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला, या इवन कि अब वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में बोलो, CBAM की यहाँ पर बात हुई, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो अब टैक्स है या सेस है उसके बारे में बात की जा रही थी कि नेक्स्ट ईयर तो अब 1 जनवरी 2026 से CBAM भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो CBAM क्या है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी शुरू किया गया है ना, अभी तो अब शुरू किया जाएगा, फुली एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2026 से, है ना। अभी तो वो लर्निंग फेज में या पायलट फेज के अंदर ही है। उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर आप यूरोपियन यूनियन को बेचना चाहते हो, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या इवन कार्बन की एमिशंस की जाएंगी पर टन बेसिस पे, उतना ही टैक्स आपको यूरोपियन यूनियन को भेजना पड़ेगा या देना पड़ेगा, जस्ट कि वो प्रोडक्ट आप वहां पर एक्सपोर्ट कर सको एंड यूरोपियन यूनियन उसको इंपोर्ट कर सके। तो एक तरह से बॉर्डर जो है वो टैक्स कलेक्शन की बात यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने की है। तो CBAM उसके बारे में बात करता है। तो उन्होंने बोला कि CBAM का एक्चुअली में यूजेज क्या है, आप हमें ये बताइए कि इंपोर्ट्स जो है वहाँ पर और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, आप मार्केट के अंदर भी इंटरवेंशन कर रहे हो, आपको यहाँ पर कार्बन एमिशंस के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए ना, कि इवन के जो हम बात कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वो हम 2070 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि हम तो अब रिपोर्ट्स भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि 2030 तक इसको अचीव कर लेंगे। अचीव तो क्या मतलब कि इसको हम पार कर जाएंगे इस प्रॉपर 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल को। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर आप CBAM लगा दोगे तो अपना पैसा इकट्ठा करने वाले यहाँ पर काम शुरू किया हुआ है कि दिस इज नॉट फीजिबल व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल, जो हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर, या एट अ ग्लोबल लेवल व्हेन वी कम टू अ डिस्कशन। तो उन्होंने यही चीज को बोला। उन्होंने बोला कि इंडियन एक्सपोर्टर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, रिपोर्ट्स ये टाइम एंड अगेन बताती रही कि CBAM के बेसिस पे 301 मिलियन यानी कि 3000 करोड़ रुपए तो उन लोगों को उसी चीज के पैसे देने पड़ जाएंगे कि क्या इंडस्ट्री को ये चलाएंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये चीजों को बोला कि CBAM जो है इट इज नॉट अ विजिबल ऑप्शन। देन सेंटर हाइक्स प्रिंट एड रेट्स बाय 26% टू ऑफर रेवेन्यू सपोर्ट, कि अब कोई भी प्रिंट मीडिया अगर आप देख रहे हो, वो उसके फॉर्म में अगर आपको कुछ भी पब्लिश करना है, एडवर्टीजमेंट होगी, इवन न्यूज़पेपर्स हो गए, 26% फी में हाइक यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि अब नोडल मीडिया यूनिट है, या नोडल आप एक तरह से कह सकते हो डिपार्टमेंट है, अंडर द मिनिस्ट्री किसकी आएगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आएगी। ठीक है, फॉर अंडरटेकिंग पब्लिसिटी कैंपेन्स ऑन द बिहाफ ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज को बोला है कि प्रिंट मीडिया इट विल बी अ बिट एक्सपेंसिव फॉर यू ऑल नाउ। इसके पीछे का रीजन उन्होंने यही बताया कि सरकार को एक तो रेवेन्यू का पर्सपेक्टिव जो है वो भी नजर आता है, दूसरी चीज ये कि जो महंगी चीजें हैं वो जनरली वही लोग खरीद पाते हैं, या इवन कि वही लोग इन्वेस्ट उसके अंदर करते हैं जो कि सीरियस लोग होंगे। ठीक है, एक सिंपल सा आइडिया है कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई डू नॉट वांट टू डिफेम एनीबॉडी। तो मैं बोल रही हूँ कि सपोज करो कि कोई A एंड B, ये दो ऐसे हमारे पास एजेंसीज हैं जो कि अब एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं। ए एजेंसी बोलती है कि हमारा जो एग्जाम है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, बट हम उसके अंदर आपको कोई फी चार्ज नहीं करेंगे, इवन 100 रुपये फीस है, कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है उसको। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड कि जो बी अब ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अब ऑलमोस्ट सेम लेवल का एग्जाम को जो है कंडक्ट करते हैं, बट वो बोल रहे हैं कि हमारी जो फीस है वो 1500 से 2000 रुपये है। ठीक है, 1500 से 2000 रुपये है कि अगर आपको एंट्रेंस भरना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो अब इसमें क्या होगा कि जो कम लोग हैं या जिसने 2000 रुपये मेहनत से कमाए हैं बहुत मुश्किल से, जो वो उस एग्जाम को अब क्रैक करना चाहता है, ए के अंदर लोग बोलेंगे अच्छा कि 100 रुपये तो भरे हैं, कोई बात नहीं, पेपर नहीं भी क्लियर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत कम ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स या इवन के जो बच्चे हैं उसको फुल करेंगे, ठीक है, या पढ़ेंगे। अब बी जो एग्जाम है उसके अंदर अगर आपने 2000 रुपये लगे आपके, या अमाउंट ज़्यादा है, उसके अंदर आप सोचोगे बार बार, मेंटालिटी आपकी वैसे होती रह जाएगी कि मैं तो 1500 2000 रुपये यहाँ पर भरे हैं, तो मैं उसी तरीके से प्रिपेयर करूँ कि वो 2000 रुपये मेरे वसूल हो जाए। अनटिल अनलेस आप बहुत रिच हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट में लार्जर ऑडियंस को टैकल करते हुए या केटर करते हुए उन्होंने ये चीज को ध्यान में रखा है। देन डोंट गिव बेल टू एक्यूज इन डिजिटल अरेस्ट केस से सुप्रीम कोर्ट। तो अभी 72 ईयर्स ओल्ड का डिजिटल अरेस्ट यहाँ पर जो है स्पेसिफिक केस हमने देखने को मिला था, जिसमें 3.29 करोड़ रुपीज जो है उनसे ठग लिए गए थे बाय अ पर्सन, है ना। अब किस तरीके से, ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके से। तो उन्हीं को पकड़ लिया गया, उस व्यक्ति को जिसने डिजिटल अरेस्ट जो है वो कैरी आउट किया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अब यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या होता है कि लोअर कोर्ट ने उनको यहाँ पर स्टैट्यूटरी बेल ग्रांट कर दी। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए यहाँ पर बोला कि इनको किसी तरीके की बेल देने की जरूरत नहीं है, सिंस 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट इन्होंने अरेस्ट करके एक सीनियर सिटीजन, ऑब्वियसली नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, कोई भी सिटीजन है, उनको इतना ज्यादा इशू यहाँ पर क्रिएट कर दिया उनकी लाइफ के अंदर। तो आप किस बेसिस पे, उन्होंने एक स्पेसिफिक व्यक्ति को डिजिटली अगर अरेस्ट किया तो आप इनको बेल पे क्यों छोड़ रहे हो, कि किसी भी तरह की बेल इन द केसेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट आगे से नहीं दी जाएगी। ये प्रोविजन ही उन्होंने बोला कि खत्म कर रहे हैं, हम आज से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, मेजर प्रेसिडेंट जिसकी रिक्वायरमेंट भी थी। देन इंडिया रशिया लुकिंग एट फाइनलाइजिंग द पैक्ट्स ड्यूरिंग पुतिन्स विजिट टू न्यू दिल्ली। तो अब नए जो है डिफेंस अलायंस भी हैं इंडिया के साथ। तो डिफेंस अलाय हमारा शुरू से ही मतलब रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली भी, है ना, कि हमारा जो रशिया है उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा डिफेंस पैक्ट शुरू से भी रहा है। टेक्नोलॉजी जो है, नॉलेज ट्रांसफर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी है। पुतिन की विजिट अभी न्यू दिल्ली में होगी, उसके बेसिस पे एक नंबर ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स जो है उनका उम्मीद है कि वो किया जाएगा। तो मतलब लॉन्ग टर्म टाइज जो है इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बात की जा रही है कि इंडिया एंड रशिया के बीच में वो होगा। तो 23rd एनुअल समिट, जिसके अकॉर्डिंगली जो लीडर्स हैं हर साल आप देखोगे कि एक दूसरे की कंट्री को यहाँ पर विजिट करते हैं, इंडिया रशिया के बीच में जो टाइज है वो 23rd समिट उसका इस बार होने को आ रहा है। क्या क्या यहाँ पर डिसीजन अगर होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताती रहूंगी, ट्रेड एग्रीमेंट्स कुछ भी अगर होंगे तो। स्पीकर डिलेइंग डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज इज ग्रोस कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक बात बोली, ठीक है। तो अब ये आते हैं डिफेक्शन के मुद्दे को लेकर, एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हमारे शेड्यूल 10 को, तो यहाँ पर आपको जो डिफेक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज मेंशन की गई है कि डिफेक्शन वाला मुद्दा जो है बाद में 1980s के अंदर ऐड किया गया था, है ना। ओरिजिनली इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बेसिस पे अगर आप देखो कि हमारा जो आर्टिकल्स है, लेटर ऑन आर्टिकल्स 324-29 के आसपास जो आर्टिकल्स है वो यही चीज बोलते हैं कि आपको स्पेसिफिकली एंटी डिफेक्शन में आपका तो चलो वो हो गया, शेड्यूल 10 तो हो ही गया। एंटी डिफेक्शन को अब रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल इंडिया एक्ट जो है 1951 स्पेसिफिकली गवर्न करता है ना। तो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करता है इलेक्शन पिटिशन की, कि जो कि फाइल की जाएगी व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो मेजर मैं आपको चीज बता रही हूँ कि क्या चलती है ना, कि इलेक्शन पिटिशन फाइल की जाएगी। तो अब जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट है उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आप सेक्शन 81 को देखते हो ना, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। कि पहली चीज उन्होंने बोली कि कोई भी अगर मुद्दा होता है इलेक्शन को लेकर, ठीक है, मुद्दा जो है वो आपको या तो स्पीकर के पास लेके जाना पड़ेगा, आइदर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, जो भी अब रिस्पेक्टिव पर्सन है, पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, है ना। तो अब क्या है मुद्दा यहाँ पर जो कि ग्रे एरिया में हम खेलते जा रहे हैं, जिसका फायदा जो है न्यूमरसली मिलता जा रहा है उन लोगों को जो कि डिफेक्शन कैरी आउट करते हैं। अब क्या है कि आप जो है विद इन द टाइम ऑफ इलेक्शन, अब आपका जो इलेक्शन पिटिशन है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको विद इन 45 डेज फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्टर लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से डिसाइड किया गया है, जिसके ऊपर इवन के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उसके अलावा अगर 45 डे से 46 डे भी अगर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो आपकी इलेक्शन पिटिशन को खारिज कर देंगे, क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन पिटिशन के लिए आपके पास टाइम 45 डेज का है, बट जब आप किसी भी स्पीकर के पास ये मुद्दा लेकर जाते हो, क्योंकि इनिशियली जो है फर्स्ट हैंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्पीकर के पास ही होनी चाहिए ना, जो कि अब डिसीजन देते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट कि आपको ये डिफेक्शन को कैरी आउट करना है या नहीं करना है। स्पीकर का डिसीजन यहाँ पर फाइनल होता है। तो स्पीकर के पास किस ग्रे एरिया में खेल रहे हैं कि स्पीकर को जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है
एक तो 45 डेज आपके पास चल रहे हैं, आफ्टर इलेक्शन क्लॉक इज टिकिंग, बट अब उन्हीं 45 डेज के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज कि स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना है, स्पीकर विद इन 45 डेज डिसीजन भी ले ले, ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। तो अब स्पीकर जो है क्या करते हैं कि अगर उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो वो अब क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इवन आरपी एक्ट के अंदर भी अगर आप देखो कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कि स्पीकर को कितने टाइम के अंदर वो डिसीजन देना है डिफेक्शन को लेकर। सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारी जो इलेक्शन पिटिशन है उसका तो आइडिया खत्म हो गया, उसका तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया 45 डेज वाला। एंड जो स्पीकर्स हैं वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक अगर आप देखोगे ये डिफेक्शन वाले केसेस को रिजर्व करके रखते हैं। तो अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट एक रूलिंग भी दी, ठीक है। अब आप केस लॉ का नाम मुझे बताओगे। वही रूलिंग के बेसिस पे उन्होंने बोला कि आप 3 महीने से ज़्यादा प्रेफरेबली, स्ट्रिक्टर आपको हम टाइम पीरियड दे रहे हैं कि कोई भी स्पीकर है 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पर किसी भी ऐसे डिफेक्शन के केस को डिले नहीं करेंगे। बहुत ही एक्सेप्शनल केस अगर कोई हो जाता है तो आप 3 महीने से ज़्यादा का टाइम ले सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं लेना है वो टाइम। 3 महीने के अंदर अंदर आप ये डिसीजन लोगे। तो अब क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड 45 डेज का खत्म हो जाता है, स्पीकर जो है 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड भी यहाँ पर लेते रहते हैं, कोई डिसीजन को लिया ही नहीं जाता। तो अब इन दैट सिचुएशन क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शन आपके पास, ठीक है, कि आप स्पीकर को बार बार बोल सकते हो, ठीक है, बट उसके बाद आप सीधा जाते हो सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट भी जा सकते हो इन द केस ऑफ स्टेट इलेक्शन के कोई मैटर होते हैं। तब आपके पास क्या है, आप जुडिशियल रिव्यू का परव्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये कॉन्सेप्ट सोचोगे कि अब सिंस वो पार्लियामेंट है या इवन कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज जो हैं, क्योंकि अब अगर आप स्पीकर को भी देखोगे, एक्सेप्ट फॉर राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, इवन कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, इवन लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो स्पीकर होते हैं, कि उनको इवन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी तो दी गई होती है। इवन कि हम राज्यसभा के भी अगर हम स्पीकर को देखें, वो तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट है, उनको तो इम्यूनिटी दी गई है ना, अंटिल ही इज इन द ऑफिस, ही और शी इज इन द ऑफिस। तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी उनको तो मिलनी चाहिए कि अगर उनके खिलाफ यहाँ पर अगर आप जुडिशियल रिव्यू में ये पाते भी हो, जो स्पीकर है, ठीक है, कोई भी जो है हमारे पास बीट सेंट्रल या स्टेट लेवल के ऊपर, तो क्या वो इम्यूनिटी उनको दी जाएगी। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज को ले डाउन किया है कि वो इम्यूनिटी उनको नहीं दी जाएगी उस टाइम पे, कि इवन इफ ही और शी और दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज द स्पीकर, उनको वो इम्यूनिटी एज अ पार्लियामेंटेरियन या एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी जाएगी। क्यों? उसके पीछे का रीजन उन्होंने यही बताया कि जो जुडिशियल रिव्यू आप कैरी आउट करने से पहले अगर आप देखो कि डिफेक्शन को लेकर जो मैटर्स स्पीकर सुनते हैं, उस टाइम पे वो बीइंग द स्पीकर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, वो वहां पर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, कि उस टाइम पे आप डिसीजन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी डिस्कस करते हो, कि आप कंप्लीटली जुडिशरी का पार्ट नहीं हो, ठीक है, बट आप जो डिसीजन दे रहे हो वो एक जुडिशरी के एस्पेक्ट को कवर करता है। तो आप हाफ जुडिशरी, क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह उस टाइम पे एक्ट करते हो। तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर भी है, एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको जो इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि यू शुड बी, द स्पीकर्स शुड बी रेडी इनफ के 3 महीने के अंदर अंदर आप ये डिसीजन एट मैक्स दे दीजिए, कि बिना मतलब कि ये डिलेज आप करेंगे, कोई भी इसी तरह की फेवरेटिज्म अगर आप करेंगे तो इलेक्शंस या इवन डिफेक्शन का जो मुद्दा इनिशियली 80s के अंदर खड़ा हुआ था, आया राम गया राम वाली जो हम बात करते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एंड होल पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्स इन इफ दैट सिचुएशन अराइजेस। तो ये ग्रे एरिया को यहाँ पर कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बात बोली है, ठीक है। इट इज अ मेजर डिसीजन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन states must actively consider notifying any human wildlife conflict as natural disaster. सुप्रीम कोर्ट इज ऑन फायर। अभी बहुत सारे डिसीजन हमें देखने को मिल रहे हैं, मेरे को लगता है 24 नवंबर से पहले। तो अभी उन्होंने ये बोला कि इवन के जो एक्चुअली में मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो था व्हेन इट कम्स टू जिम कॉर्बेट पार्क। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है आप देखो कि काफी सारे पेड़ जो है आसपास वाले वो काटने पड़े। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट को वैसे तो फटकार लगाई रहा था सुप्रीम कोर्ट कि आप इतने सारे पेड़ या डिफॉरेस्टेशन आपने कैरी आउट तो कर दिया, बट अब इसका कॉम्पनसेशन क्या होगा, कि आप इसको कैसे कवर करोगे, कैसे सारे मुद्दा होगा। करते करते बात कहाँ पहुंच गई, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट में। क्योंकि कॉर्बेट वाले रीजन में अगर जो गए होंगे, इवन इफ पीपल दोज हु हैव ट्रैवल्ड, उन्होंने देखा होगा कि कॉर्बेट के बीच में से, कोर एरिया में से ही ऑलमोस्ट निकल के रोड्स जाती हैं, है ना, जो कि बहुत एक रिस्की एरिया है। तो ह्यूमन का अब वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उन्होंने बोला कि यही सारे जो कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन्स हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करो। अब से स्टेट्स जो है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको एज अ नेचुरल डिजास्टर कोट करेगी।
नेचुरल डिजास्टर कोट करने के बाद सरकार ने ये चीज को ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लगती है या मौत हो जाती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, इन केस ऑफ डेथ सरकार को ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 लाख रुपए आप एक्स ग्रेशिया अमाउंट उसको दोगे, क्योंकि वो एक नेचुरल डिजास्टर है। मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर, इवन कि कोई भी ट्रेन की ट्रेजेडी हो जाती है तो उस टाइम पे एक्स ग्रेशिया ग्रांट आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, जो ग्रांट सरकार के द्वारा दी जाती है उसको एक्स ग्रेशिया ग्रांट बोलते हैं, कि वही एक्स ग्रेशिया ग्रांट इन केस ऑफ डेथ इन द सिचुएशंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है तो एक्स ग्रेशिया ग्रांट 10 लाख रुपए स्टेट को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना। एंड जो विक्टिम्स हुए हैं मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के, तो टोटली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंडर कवर किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जिम कॉर्बेट को लेकर भी बोला और उन्होंने ये चीज को भी बोला, जितने भी अब हमारे पास रिजर्व्ड एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, नॉट ओनली इन उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया, एंड स्पेसिफिकली जो रिजर्व्ड एरियाज में हमारे पास टाइगर रिजर्व्स है, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ये सारे एरियाज प्लस जितने भी टोटल हमारे पास एरियाज है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, उनका कोर एरिया क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता लगना चाहिए। उनका बफर एरिया क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ट्रांजिशन एरिया क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन इन रिटर्न सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। एंड कैसे जो स्टेट्स है वो नोटिफाई करेंगी बफर एंड कोर एरियाज को ऑफ द टाइगर रिजर्व्स विद इन द नेक्स्ट 6 months, उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ आप मुझे आइए कि कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको आप मिटिगेट करोगे, कैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करोगे कि आने वाले टाइम में अगर आप कोर एरिया के अंदर जा रहे हो कैसे वार्निंग सिस्टम्स आप कैसे पोर्ट्रे करोगे, कि इस तरीके से इन कंप्लायंस आपको चलना पड़ेगा। आप एक प्रॉपर लेआउट या प्लान लेकर हमारे पास आइए। एंड कैसे जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है इसको डायरेक्ट भी किया गया था इन केस ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो, या जिम कॉर्बेट के केस में, कि सबमिट करे एक रेस्टोरेशन प्लान फॉर द रिजर्व इन 2 months। ये स्पेसिफिकली चीज उन्होंने बोली है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसको भी हटाया जा सके। एक कंप्लायंस एफिडेविट जो है 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म करने के बाद एक एफिडेविट फाइल कीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारी इंक्रोचमेंट्स जो है वो खत्म की जाएंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कि एक तो आप एरियाज को नोटिफाई करो, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करोगे, अगर वो हो जाता है एक्स ग्रेशिया ग्रांट दोगे, एंड जो एरियाज हैं इनको आप नोटिफाई कैसे करोगे लोगों को, एंड किस तरीके से आपका जो इलीगली वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई है उसको रिमूव करोगे, सारा का सारा एक्शन प्लान आप हमारे पास लेकर आइए। हमें तो अब काम यहाँ पर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। देन 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस फॉर ऑप्शनल्स एज वेल एज जीएस हमारे पास अवेलेबल है। इंडिविजुअल बैचेस भी अगर आप चाहते हैं वो उसकी भी एप्लीकेबिलिटी आपको है। तो आपको क्या करना है, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे विजिट करके भी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का भी हमारे पास जो बैच है वो भी अवेलेबल है। एंड अ बिग अनाउंसमेंट फॉर पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स, हम एक कंडक्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स का ओपन मॉक टेस्ट फॉर 23 नवंबर 2025। ठीक है, तो 23 नवंबर को आपका मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक और मेजर अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस हमने अभी अटेम्प्ट किए हैं ये क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ रिविजन एंड एज अ टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो पोर्टल पे आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से क्या करोगे, लिंक को विजिट करोगे, अपना टेस्ट दोगे। फर्स्ट टाइम अगर आप टेस्ट यहाँ पर दोगे उसके बाद आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपना मार्क्स, अपनी गलतियाँ, अपने जो भी आपके इश्यूज हैं या इवन आंसर्स को इन डिटेल देखना चाहते हो तो वहाँ से आप इजीली कैरी आउट कर सकते हो उस प्रोसेस को। एंड जैसे जैसे बच्चे अटेम्प्ट देते रहेंगे आप अपनी स्कोरिंग्स एंड रैंकिंग्स को यहाँ पर चेक कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर जाकर आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, सो कोई भी अगर डाउट होता है तो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप की अवेलेबिलिटी भी है। अब तो डाउट रेजोल्यूशन प्लीज लेकर आओ यार अपने सारे डाउट्स, क्या अच्छे से बात करेंगे ना वहाँ पे। कोई वैसे भी इशू अगर आपको आता है जनरली उसको भी हम डिस्कस करेंगे, टेकअप करेंगे, डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर विद यू। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन आपके पास यहीं अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप की आपके पास अवेलेबिलिटी है। टेस्ट जो आपके रिविजन का मुद्दा था उसको मैंने सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नॉट ओनली आज के क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चंस को भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।